एग्जामिनी इज़ बेटर देन द एग्जामिनर, यानी परीक्षार्थी परीक्षक से भी बेहतर है। ये लाइन हमारे देश के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद की कॉपी में लिखी थी एग्जामिनर ने। सोचिए ऐसी प्रतिभा आजकल सिविल सर्विसेज की तैयारी में, खासकर उत्तर लेखन अप्रोच को विकसित करने में, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी प्रतिभा की आवश्यकता है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को पढ़े। यदि आपकी कॉपी ऐसी है जिसे एग्जामिनर पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। ऐसा एक ट्रेडिशन आजकल चल रहा है। खैर, मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी और मैं आप सभी के समक्ष आज एक विशेष सत्र के लिए उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत संसद के जो सदस्य अयोग्य ठहराए जाते हैं उनके क्या क्या आधार हैं। तो सबसे पहले तो एक बात समझिए कि यदि आप संसद के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता की बात करें तो हमारे भारत देश में अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों की योग्यता को डील करता है और आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संसद के सदस्यों की अयोग्यता को डील करता है। किताबों में आप देखेंगे तो दोनों बातों को मिलाकर लिखा गया है, यानी 84 और 102 दोनों को मिलाकर लिखा गया है। अनुच्छेद 84 में जो योग्यता दी गई है संसद के सदस्य की, उसमें ये लिखा है कि भारत का नागरिक हो। भारत के नागरिक में एक बात ध्यान देने योग्य है कि भारत देश में बॉर्न सिटीजन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, यानी पैदा हुए नागरिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। यदि कोई व्यक्ति बाद में भी भारत की नागरिकता लिया है तो भारत में किसी भी पद को होल्ड कर सकता है, चाहे वो चीफ जस्टिस की पोस्ट हो, चाहे वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हो। तो भारत का नागरिक हो और लोकसभा के केस में 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, राज्यसभा के केस में 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। और यदि राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज 30 वर्ष चाहिए, लोकसभा का बनना है तो 25 वर्ष चाहिए, और निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ले। ये तो लिखा है, इसके साथ साथ एक लाइन उसमें और लिख दी गई है कि संसद के द्वारा निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। यानी आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप योग्यता देखेंगे, 84 योग्यता को डील करता है। और 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अयोग्यता की बात करता है। तो 84 में मैंने आपको बताया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। और तीसरी बात, लोकसभा के केस में 25 ईयर मिनिमम एज और राज्यसभा के केस में 30 ईयर मिनिमम एज। लोकसभा में ये और राज्यसभा में ये, ठीक है। और अगली बात जो लिखी है वो ये लिखी है कि संसद द्वारा निर्धारित योग्यता होनी चाहिए, और इससे ये बात स्पष्ट होती है कि संसद कानून बनाकर लोकसभा के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कर सकती है, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कर सकती है। संसद के पास ये अधिकार है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 102 अयोग्यता की बात करता है। अयोग्यता में ये लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति यदि लाभ के पद पर है तो वो संसद का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। कोई व्यक्ति यदि दिवालिया है, बैंकक्रप्ट, यानी कि वो संसद का सदस्य बनने के अयोग्य होगा। कोई व्यक्ति यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ले लिया है तब अयोग्य होगा। विकृत चित्त है, पागल जिसे आप कहते हैं, लेकिन हम आप नहीं डिसाइड करेंगे कि नहीं वो पगला है। आप कह दिए नहीं पगला है तो संसद का सदस्य नहीं बन सकता। ये जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसके द्वारा घोषित, यानी सक्षम न्यायालय के द्वारा घोषित कोई व्यक्ति यदि विकृत चित्त है यानी पागल है तो वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता। लाभ के पद पर है, दिवालिया है, विकृत चित्त है, किसी अन्य देश की नागरिकता ले लिया है तो वो नहीं बन सकता। साथ साथ एक पॉइंट उसमें और लिखा हुआ है कि संसद द्वारा निर्धारित किसी कानून के तहत या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत यदि अयोग्य है तब भी वह व्यक्ति संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। कहने का अर्थ ये है कि संसद कानून बनाकर योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण कर सकती है। तो 84 और 102 को बताने के पीछे का मेरा मकसद यही था कि एक पॉइंट आपको बताना कि भाई पार्लियामेंट है वह पावर, संसद के पास ये शक्ति है कि संसद बाई लॉ यानी संसद कानून बनाकर सदस्यों की योग्यता का भी निर्धारण कर सकती है, योग्यता एज वेल एज संसद के सदस्यों की अयोग्यता का भी निर्धारण कर सकती है। प्रश्न ये उठता है कि क्या संसद ने योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण किया है कानून बनाकर? जी हाँ, एक कानून बनाया दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें भी अयोग्यता के आधार बताए गए हैं। दल बदल कानून क्या है, दल बदल कानून का क्या पक्ष विपक्ष है, क्या अयोग्यता के आधार हैं, इससे संबंधित कल एक क्लास आई थी, उसको आप देख लीजिएगा जिससे स्पष्ट हो जाएगा आपका। तो दल बदल कानून के साथ साथ एक कानून का नाम आपने सुना होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भी कुछ अयोग्यता के आधार बताए गए हैं जिनके तहत संसद के सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इंदिरा गांधी
का मामला आपने सुना होगा कि रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी, उनके विपक्ष में थे मिस्टर राजनारायण। तो राजनारायण ने इस बात का आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं को ही आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में उनके चुनाव को क्लेम किया था, यानी चैलेंज किया था, चुनौती दी थी और बाद में उनके चुनाव को हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया गया था। तो संसद कानून बनाकर योग्यता अयोग्यता का निर्धारण कर सकती है और उसके उदाहरणों में एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। आज की चर्चा इसी पर आधारित है कि कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिनके तहत किसी संसद के सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और वह आधार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिए गए हैं, यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में दिए गए हैं। तो वो आधार ये हैं, यदि कोई सदस्य चुनावी भ्रष्टाचार का या चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दिया गया है, यदि कोई सदस्य चुनावी अपराध का या चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी करा, तो ये भी आधार होगा अयोग्यता के निर्धारण का। यदि कोई सदस्य भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त किया गया है, ठीक है, सरकारी सेवाओं से बर्खास्त किया गया है, तो वह भी होगा, ठीक है। एज वेल एज किसी ऐसी कंपनी में, किसी ऐसे निगम में यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है जिसमें सरकार का 25% शेयर है, यानी मान लो कोई ऐसी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का 25% शेयर है और उस कंपनी में कोई व्यक्ति निदेशक के पद पर, डायरेक्टर के पद पर या मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर है, तो यह भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत अयोग्यता का आधार है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सरकारी ठेका, काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी न हो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सरकारी ठेका, काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी न हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी अयोग्य ठहराया जा सकता है, ठीक है। अगला, सामाजिक बुराई। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक बुराई में लिप्त, यहाँ पर संलिप्त न पाया गया हो, हर जगह ना 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 लिखा है ना, तो उस पर जज्बाती मत होएगा। ना पाया गया हो का अर्थ ये है कि भाई नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है, और अगर पाया गया है तो अयोग्य होगा। मैंने ना इसलिए काट दिया आपको समझाने के लिए कि संलिप्त पाया गया हो तो इसका मतलब ये अयोग्यता का आधार है, ठीक है। अयोग्य ना होने के लिए, यानी अयोग्यता के लिस्ट में शामिल ना होने के लिए ये होना चाहिए कि भाई ये ना हो, ना पाया गया हो, ठीक है। तो वही बात लिखी हुई है कि यदि कोई सामाजिक बुराई जैसे छुआछूत हो गया, दहेज हो गया, सती हो गया, इस तरह के सामाजिक अपराधों में अगर कोई लिप्त पाया गया है या संलिप्त पाया गया है तो ऐसे में वो अयोग्य ठहराया जाएगा। साथ साथ निर्धारित समय के अंदर अगर कोई चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहा हो, चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वह अयोग्य ठहराया जाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट, किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो, किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो, तो एक बात समझिएगा कि देखिए लोग जेल से चुनाव लड़ते हैं, तो लोग जेल से चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि जेल से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जेल में रहते हुए चुनाव लड़ रहा है तो इसका अर्थ आप ये निकाला करिए कि उसका क्राइम अभी प्रूव नहीं हुआ है। और नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो दोषी नहीं है। आप 20 साल जेल में बंद रहिए, लेकिन तब तक आप दोषी नहीं कहे जाएंगे जब तक आपका क्राइम प्रूव नहीं हो जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया और उसका अपराध सिद्ध हुआ है और 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा सुनाई गई है, तो अगले 6 साल तक आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का क्राइम प्रूव हुआ और उसे 2 साल की सज़ा सुनाई गई, तो अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, यानी 8 साल के लिए गया। 3 साल की सज़ा सुनाई गई तो अगले 6 साल यानी 9 साल के लिए गया। लेकिन ये तभी होगा जब उसका क्राइम प्रूव होगा है। तो यहाँ पर मेरे कहने का सिर्फ इतना अर्थ था कि ये ऐसे आधार हैं, ये ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके तहत किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहला, चुनावी अपराध, चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी है तब किया जा सकता है, ठीक है। भ्रष्टाचार की वजह से, निष्ठाहीन होने की वजह से सरकारी सेवाओं से निकाला गया है तब किया जा सकता है। किसी ऐसे निगम में लाभ के पद पर है या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर है जिस पर सरकार का 25% शेयर हो तब, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सरकारी ठेका, काम या सेवाओं में दिलचस्पी है तो ऐसी स्थिति में उसे किया जा सकता है। किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण, अगर मान लो निवारक निरोध के तहत किसी को अरेस्ट किया गया है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर 2 साल है ना,
जैसे दो तरह की गिरफ्तारियां हमारे भारत देश में होती है, एक होती है ऑर्डिनरी लॉ के तहत गिरफ्तारी, जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया है तब गिरफ्तारी होती है, और एक होती है संदेह के आधार पर गिरफ्तारी कि आप मेले में बम फोड़ने वाले हैं तब गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है, उसे निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तारी कहते हैं। तो यहाँ पर कहने का क्या अर्थ है, यहाँ पर कहने का अर्थ है यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तब उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। यदि इस वजह से गिरफ्तार हुआ कि उसे सज़ा सुना दी गई है, 2 साल की सज़ा उसे या 2 साल से अधिक की सज़ा उसे सुनाई गई है, ऐसी स्थिति में ये डिस्क्वालिफिकेशन का आधार बनेगा, यानी अयोग्यता का आधार बनेगा। राइट, चलिए, तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर विशेष समझनी है कि ये डिसीजन कौन लेता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर संविधान के किसी प्रावधान के तहत, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के तहत, यानी संविधान के किसी प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जा रहा है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत किसी को डिस्क्वालीफाई ठहराया जा रहा है, तो इसका जो डिसीजन लेता है, इसका निर्णय राष्ट्रपति लेता है, और राष्ट्रपति को इस पर परामर्श देता है इलेक्शन कमीशन, यानी निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को इस पर परामर्श देता है। ध्यान रखिएगा, मेरे कहने का अर्थ समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी भी पर्सन को संविधान या संविधान के किसी उपबंध के तहत या किसी कानून के तहत यदि डिस्क्वालीफाई ठहराया जा रहा है, तो एक कानून ऐसा है उसको छोड़कर, जिसका नाम है दल बदल कानून। दल बदल कानून को छोड़कर, एंटी डिफेक्शन लॉ को छोड़कर, बाकी सभी मामलों में यदि किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई, सभी मामलों में यदि किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो ऐसे में निर्णय राष्ट्रपति लेता है, और राष्ट्रपति को परामर्श देता है क्या, इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग। लेकिन इसी पर ट्रैप बनता है, इसी पर सवाल बनते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं आप। दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर यदि किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी लेता है, यानी इसका निर्णय स्पीकर चेयरमैन लेता है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि अगर लोकसभा के किसी सदस्य को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा रहा है, तो निर्णय स्पीकर लेगा। ठीक है, कल वाला सेशन देख लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा कोई भी कानून हो, चाहे संविधान का आधार हो, तो निर्णय राष्ट्रपति लेता है, और राष्ट्रपति को सलाह देता है इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग, इसमें सलाह देता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर एक पॉइंट था कि उसे सरकारी ठेका काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी ना हो, तो इस पे देखो हर जगह ना लिखा हुआ था, तो मैंने आपको ना हटा के समझाया कि अगर है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का आधार है। जैसे मान लो किसी को सरकारी ठेका काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी है, तो इसका मतलब वो डिस्क्वालिफिकेशन का आधार है। अगर नहीं है तो अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो अगर मेरे मुंह से कुछ ना या हाँ में कुछ इधर उधर निकला हो तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक, एंजॉय किया है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस समय गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे उत्कर्ष परिवार के द्वारा एक ऑफ़र चल रहा है। ठीक है, इस ऑफ़र के तहत सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, यदि आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेट सिविल सर्विसेज के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, साथ साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, और यदि आप कोर्स की वैलिडिटी को एक्सटेंड करते हैं, यानी कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाते हैं, तो 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है भैया, तो आप इनरोल करिए। 23 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक ये पूरा ऑफर है आपका। ठीक है, यानी 28 जनवरी तक ही ऑफर है। ऑफर ऑनगोइंग है, चल रहा है, क्योंकि 23 तो बीत चुका है। ठीक, तो 28 जनवरी तक ही ऑफर है, तो इसमें एनरोल करिए और अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।